नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेहतर, ज्यादा आजाद और ज्यादा न्यायपूर्ण दुनिया का सपना देखना क्या सिर्फ पागलपन है? आज जब हम अपने चारों ओर गरीबी, असमानता और युद्ध देखते हैं, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इंसान कभी इन समस्याओं से बाहर निकल पाएगा? आज हम एक ऐसे महान दार्शनिक की दुनिया में उतरने वाले हैं, जिन्होंने ठीक ऐसे ही एक निराशा भरे समय में उम्मीद की एक मशाल जलाई थी। हम बात कर रहे हैं बर्ट्रैंड रसेल की और उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण और आज भी प्रासंगिक किताब प्रपोज रोड्स टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के प्रस्तावित मार्ग। ये ऑडियो बुक आपको 100 साल से भी ज्यादा पीछे पहले विश्व युद्ध की तबाही के ठीक बाद के समय में ले जाएगी, जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि इंसानियत का भविष्य अंधकारमय है। और इसी अंधकार में रसेल ने हमें आजादी और न्याय तक पहुंचने के 3 अलग अलग रास्तों का नक्शा दिखाया: समाजवाद, अराजकतावाद और सिंडिकलिज्म। ये ऑडियो बुक आपको किसी एक इज्म का समर्थक नहीं बनाएगी, बल्कि ये आपको एक आजाद विचारक बनाएगी जो हर रास्ते के फायदे और खतरों को समझ सके। रसेल एक गाइड की तरह हमारा हाथ पकड़कर हमें इन क्रांतिकारी विचारों के जंगल में ले जाते हैं और फिर हमें अपना खुद का रास्ता चुनने में मदद करते हैं। क्या आप तैयार हैं उस महान मानवतावादी के साथ एक बेहतर दुनिया की खोज में निकलने के लिए? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, एक टूटी हुई दुनिया और एक बेहतर कल का सपना। दोस्तों, बर्ट्रैंड रसेल की इस किताब को समझने के लिए हमें पहले उस समय की आत्मा को महसूस करना होगा जिसमें यह किताब लिखी गई थी। साल था 1918। पहला विश्व युद्ध, जिसे द ग्रेट वॉर कहा जाता था, वो बस खत्म ही होने वाला था। और उसने अपने पीछे छोड़ा था एक ऐसी तबाही, एक ऐसी निराशा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कोई लाखों लोग मारे जा चुके थे, शहर के शहर खंडहर बन चुके थे, और लोगों का उस पुराने सिस्टम पर से विश्वास पूरी तरह से उठ चुका था, जिसने उन्हें इस भयानक विनाश की आग में झोंक दिया था। वो सिस्टम था पूंजीवाद, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का। लोगों को लग रहा था कि यह सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है, ये सड़ चुका है, और अब इसे जड़ से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। पूरे यूरोप में एक बेचैनी थी, एक विद्रोह की भावना थी। लोग एक नए और बेहतर दुनिया के लिए तरस रहे थे। एक ऐसी दुनिया जहां गरीबी न हो, जहां कोई किसी का शोषण न करे, और जहां इंसान को इंसान की तरह जीने का मौका मिले। और इसी बेचैनी और उम्मीद के माहौल में कुछ नए और क्रांतिकारी विचार बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे। ये वो विचार थे जो कह रहे थे कि हमारे पास एक वैकल्पिक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो हमें सच्ची स्वतंत्रता। और 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति सफल हो गई थी। पहली बार कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचार सिर्फ एक किताब में नहीं, बल्कि एक विशाल देश की हकीकत बन गए थे। दुनिया भर के मजदूरों और क्रांतिकारियों के लिए ये एक बहुत अहम प्रेरणा थी। उन्हें लगा कि अगर रूस में हो सकता है, तो कहीं भी हो सकता है। और दूसरी तरफ दुनिया भर के शासक वर्ग और अमीर लोग इस क्रांति से डर गए थे। उन्हें लगा कि ये आग उनके अपने देशों तक भी पहुंच सकती है। इसी उथल पुथल, इसी आशा और इसी डर के माहौल में बर्ट्रैंड रसेल, जो खुद भी एक बहुत महान शांतिवादी थे और जिन्होंने युद्ध का विरोध करने के कारण जेल भी काटी थी, वो इस पूरी स्थिति को एक दार्शनिक की नजरों से देख रहे थे। वो देख रहे थे कि पुरानी दुनिया तो मर रही है, लेकिन नई दुनिया जो पैदा हो रही है, उसका चेहरा कैसा होगा? क्या वो सच में ज्यादा आजाद और ज्यादा न्यायपूर्ण होगी, या फिर वो एक नई तरह की तानाशाही को जन्म देगी? रसेल ने फैसला किया कि वो उन सभी नए और क्रांतिकारी विचारों की एक निष्पक्ष और आलोचनात्मक जांच पड़ताल करेंगे जो उस समय हवा में थे। उन्होंने अपनी इस किताब को 2 हिस्सों में बांटा। पहले हिस्से में वो एक इतिहासकार और एक विश्लेषक की भूमिका निभाते हैं। वो हमें उस समय के 3 सबसे विशाल क्रांतिकारी आंदोलनों, समाजवाद यानी खासकर मार्क्सवाद, अराजकतावाद और सिंडिकलिज्म के इतिहास और उनके मूल सिद्धांतों से परिचित कराते हैं। वो हमें बताते हैं कि ये विचार कहाँ से आए और वो क्या चाहते हैं। और दूसरे हिस्से में रसेल एक भविष्य दृष्टा की भूमिका में आते हैं। वो सिर्फ विश्लेषण करके ही नहीं रुक जाते, बल्कि वो अपना खुद का एक सपना, एक बेहतर भविष्य का, अपना खुद का एक मॉडल भी हमारे सामने रखते हैं। एक ऐसा मॉडल जो इन तीनों आंदोलनों की अच्छी बातों को लेने और उनकी बुरी बातों को छोड़ने की कोशिश करता है। तो ये 3 रास्ते कौन से थे?
और रसेल ने अपनी इस जांच पड़ताल की शुरुआत किस रास्ते से की? उन्होंने सबसे पहले उस सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रभावशाली विचार को उठाया जिसने रूस में क्रांति ला दी थी, यानी कार्ल मार्क्स का समाजवाद। मार्क्स के विचारों में इतनी ताकत क्यों थी और रसेल को उनमें क्या अच्छाई और क्या बुराई दिखाई दी? इस सबसे विशाल वैचारिक युद्ध का पहला राउंड हम देखेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 2, मार्क्स का समाजवाद, एक शक्तिशाली सपना और एक खतरनाक हकीकत। दोस्तों, बर्ट्रैंड रसेल अपनी जांच पड़ताल की शुरुआत उस सबसे विशाल और सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारी विचार से करते हैं जिसने 20वीं सदी के इतिहास को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और वो था कार्ल मार्क्स का समाजवाद, जिसे हम अक्सर मार्क्सवाद या कम्युनिज्म के नाम से जानते हैं। रसेल सबसे पहले मार्क्स के विचारों को पूरी ईमानदारी और सहानुभूति के साथ समझने की कोशिश करते हैं। वो मानते हैं कि मार्क्सवाद की ताकत उसके नैतिक आधार में है, पूंजीवाद की उसकी तीखी और शक्तिशाली आलोचना में है। रसेल हमें समझाते हैं कि मार्क्स ने क्या कहा था। मार्क्स ने कहा था कि इंसान का पूरा इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यानी हमेशा से ही समाज दो वर्गों में बंटा रहा है। एक वो छोटा सा वर्ग जिसके पास उत्पादन के सारे साधन यानी जमीन, फैक्ट्रियां हैं, जिसे मार्क्स ने बुर्जुआ कहा, और दूसरा वो विशाल बहुसंख्यक वर्ग जो सिर्फ अपनी मेहनत बेचकर जिंदा रहता है, जिसे उन्होंने प्रोलेटेरिएट या मजदूर वर्ग कहा। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी सिस्टम में मालिक वर्ग हमेशा मजदूर वर्ग का शोषण करता है। वो मजदूर की मेहनत से पैदा हुए मुनाफे को हड़प लेता है और मजदूर को बस जिंदा रहने लायक ही मजदूरी देता है। रसेल कहते हैं कि मार्क्स की ये आलोचना काफी हद तक सही थी। उन्होंने अपने आसपास के 19वीं सदी के इंग्लैंड में इस शोषण को अपनी आंखों से देखा था। वो उन लाखों मजदूरों की दुख और गरीबी के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे। रसेल मानते थे कि समाजवादियों का ये गुस्सा, ये आक्रोश पूरी तरह से जायज है। एक ऐसा सिस्टम जो कुछ लोगों को तो आलसी और ऐशो आराम की जिंदगी दे और बाकी सबको जीवन भर की मेहनत और गरीबी, वो एक अन्यायपूर्ण सिस्टम है। तो मार्क्स के इस निदान से रसेल पूरी तरह से सहमत थे। लेकिन जब बात इलाज की आई तो रसेल के मन में गंभीर शंकाएं पैदा होने लगीं। मार्क्स का इलाज क्या था? उन्होंने कहा कि यह शोषण अपने आप खत्म नहीं होगा। मजदूर वर्ग को एक हिंसक क्रांति करनी होगी और पूंजीपति वर्ग से सत्ता को छीनना होगा। क्रांति के बाद प्रोलेटेरिएट की तानाशाही स्थापित की जाएगी और ये नया मजदूरों का राज्य उत्पादन के सारे साधनों पर कब्जा कर लेगा। निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाएगा और अंत में धीरे धीरे राज्य खुद भी खत्म हो जाएगा और एक कम्युनिस्ट समाज की स्थापना होगी जहां कोई वर्ग नहीं होगा, कोई शोषण नहीं होगा और सब अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे और अपनी जरूरत के अनुसार पाएंगे। रसेल को इसी इलाज में बहुत अहम खतरे दिखाई दिए। उनका सबसे विशाल डर था शक्ति का केंद्रीकरण। रसेल, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सबसे प्रमुख पुजारी थे, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आप एक ही संस्था यानी राज्य को सारी राजनीतिक शक्ति भी दे देंगे और सारी आर्थिक शक्ति भी, तो आप एक ऐसी राक्षसी और सर्वशक्तिमान तानाशाही को जन्म देंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सोचिए, अगर सरकार ही आपकी एकमात्र मालिक हो, वही आपको नौकरी दे, वही आपका घर दे, तो क्या आपके पास उस सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत होगी? रसेल ने भविष्यवाणी की थी कि ऐसा राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बोलने की आजादी और हर तरह के विरोध को कुचल देगा। वो एक नए तरह के, ज्यादा नौकरशाही और ज्यादा क्रूर शासक वर्ग को जन्म देगा। 1918 में जब वो ये लिख रहे थे तो रूस की क्रांति को सिर्फ 1 साल हुआ था, लेकिन उनकी ये भविष्यवाणी आगे चलकर स्टालिन के रूस में कितनी ज्यादा सच साबित हुई, ये आज इतिहास जानता है। रसेल का दूसरा मुख्य सवाल था कि क्या ये सिस्टम सच में काम करेगा? क्या ये मजदूरों को ज्यादा आजादी देगा या फिर उन्हें एक पूंजीपति मालिक की जगह एक सरकारी अफसर का गुलाम बना देगा? उन्हें लगा कि मार्क्सवाद इंसान के मन को, उसकी स्वतंत्रता की चाह को ठीक से नहीं समझ पाया है। वो सिर्फ आर्थिक सुधार पर ही केंद्रित है और वो इस बात को भूल जाता है कि इंसान को सिर्फ रोटी ही नहीं बल्कि आजादी और अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने का मौका भी चाहिए। तो रसेल का निष्कर्ष क्या था? उन्होंने मार्क्सवाद की नैतिक शक्ति को तो सलाम किया, उन्होंने उसके अन्याय के खिलाफ के गुस्से को भी सही ठहराया, लेकिन उन्होंने उसके द्वारा सुझाए गए रास्ते यानी राज्य समाजवाद को
एक बहुत ही खतरनाक और स्वतंत्रता विरोधी रास्ते के रूप में देखा। वो मानते थे कि यह रास्ता आजादी की ओर नहीं, बल्कि एक नई और ज्यादा बुरी गुलामी की ओर जाता है। तो अगर ये रास्ता सही नहीं है, तो फिर आजादी का दूसरा प्रस्तावित मार्ग कौन सा था? वो था एक और भी ज्यादा रेडिकल और भी ज्यादा अराजकतावाद। तो क्या है यह अराजकतावाद, और क्या बिना किसी सरकार के कोई समाज चल सकता है? इस दिलचस्प सवाल की दुनिया में हम उतरेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 3, अराजकतावाद का यूटोपिया। क्या बिना सरकार के जीना संभव है? दोस्तों, अगर मार्क्स का समाजवाद एक छोर था, तो दूसरा और शायद सबसे ज्यादा रेडिकल छोर था अराजकतावाद या एनार्किज्म। जब हम अराजकता शब्द सुनते हैं, तो हमारे मन में अक्सर हिंसा, गुस्सा और तौड़-फोड़ की तस्वीरें आती हैं। लेकिन बर्ट्रैंड रसेल हमें समझाते हैं कि दार्शनिक अराजकतावाद का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा, बहुत ही आदर्शवादी और बहुत ही शांतिपूर्ण विचार है, जिसका सपना है एक ऐसी दुनिया बनाना जहां किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती, कोई दमनकारी सत्ता ना हो। अराजकतावादी विचारक जैसे कि बाकुनिन और क्रोपाटकिन, वो समाजवादियों से एक कदम और आगे जाते हैं। समाजवादी कहते थे कि समस्या पूंजीवाद है। अराजकतावादी कहते थे कि हाँ, पूंजीवाद तो एक समस्या है ही, लेकिन उससे भी अहम और असली समस्या है राज्य यानी सरकार अपने आप में। उनका मानना था कि सरकार चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो राजशाही हो, लोकतंत्र हो या फिर समाजवादियों का, मज़दूरों का राज्य हो, वो हमेशा एक दमनकारी संस्था ही रहेगी। क्यों? क्योंकि सरकार का मूल स्वभाव ही है अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके लोगों पर शासन करना, उन पर कानून थोपना और जो कानून न माने उसे सजा देना। सरकार हमेशा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दुश्मन होती है। तो अराजकतावादियों का सपना क्या था? उनका सपना था एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहां न तो कोई निजी संपत्ति होगी, यानी इस मामले में वो समाजवादियों से सहमत थे, और न ही कोई सरकार होगी। तो फिर समाज चलेगा कैसे? वो कहते थे कि समाज स्वैच्छिक समझौतों और स्वतंत्र संघों के आधार पर चलेगा। लोग अपनी मर्जी से छोटे छोटे समुदाय या कम्यून बनाएंगे। इन कम्यूनों में लोग मिलकर काम करेंगे और उत्पादन को अपनी जरूरतों के हिसाब से आपस में बांट लेंगे। और ये अलग अलग कम्यून भी एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, बिना किसी ऊपरी सत्ता के। रसेल को अराजकतावाद का ये सपना, ये आदर्श बहुत ज्यादा आकर्षित करता था। वो खुद भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बहुत विशाल समर्थक थे, और उन्हें भी राज्य की विकसित होती हुई शक्ति से हमेशा डर लगता था। उन्हें अराजकतावादियों का यह विश्वास बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक लगा कि इंसान स्वभाव से अच्छा और सहयोगी है, और अगर उसे पूरी तरह से आजाद छोड़ दिया जाए, तो वो बिना किसी पुलिस या कानून के डर के एक दूसरे के साथ शांति और सद्भाव से रह सकता है। रसेल मानते थे कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी रचनात्मकता को अधिकतम करना। और अराजकतावाद इसी लक्ष्य को उसकी तार्किक परिणति तक ले जाता है। लेकिन, और ये एक बहुत विशाल लेकिन है, रसेल जितने इस सपने से प्रभावित थे, उतने ही ज्यादा वो इसकी व्यावहारिकता को लेकर आशंकित भी थे। वो एक आदर्शवादी थे, लेकिन वो एक यथार्थवादी भी थे। उन्होंने पूछा, क्या ये सपना सच में कभी हकीकत बन सकता है? उन्हें लगा कि अराजकतावाद इंसान के स्वभाव के बारे में कुछ ज्यादा ही आशावादी है। वो इंसान के अंदर छिपी हुई हिंसा, ईर्ष्या और शक्ति की भूख जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों को नजरअंदाज कर देता है। क्या सच में सारे लोग हमेशा इतने अच्छे और समझदार होंगे कि वो अपने सारे विवाद बिना किसी बाहरी मदद के सुलझा लेंगे? और दूसरी और सबसे विशाल व्यावहारिक समस्या थी एक जटिल, आधुनिक, औद्योगिक समाज को बिना किसी केंद्रीय व्यवस्था के चलाना। रसेल ने पूछा, रेलवे का नेटवर्क कौन मैनेज करेगा? अलग अलग कम्यून अपनी अपनी पटरियां कैसे बिछाएंगे और ट्रेनों का टाइम टेबल कैसे तय करेंगे? अगर कोई एक कम्यून दूसरे पर हमला कर दे, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? कोई सारे उद्योगों को, जहां हजारों लोग काम करते हैं, उन्हें कौन चलाएगा? उन्हें लगा कि अराजकतावाद शायद एक छोटे से कृषि आधारित गांव के लिए तो काम कर सकता है, लेकिन एक विशाल औद्योगिक देश के लिए यह पूरी तरह से अव्यावहारिक है। तो रसेल का निष्कर्ष क्या था? उन्होंने अराजकतावाद के लक्ष्य को तो बहुत सराहा। उन्होंने माना कि एक ऐसी दुनिया जहां कोई जबरदस्ती ना हो, वो इंसानियत का सबसे ऊंचा आदर्श है।
लेकिन उन्होंने उस लक्ष्य तक पहुंचने के तरीके को अव्यावहारिक और एक यूटोपियन सपना माना। उन्होंने महसूस किया कि हमें एक ज्यादा व्यावहारिक और जमीन से जुड़े हुए समाधान की जरूरत है। तो अब तक हमने दो रास्ते देख लिए हैं। एक है राज्य समाजवाद का, जो बराबरी तो देता है लेकिन आजादी छीन लेने का खतरा रखता है। दूसरा है अराजकतावाद का, जो परम आजादी तो देता है लेकिन अव्यवहारिक और अराजक होने का खतरा रखता है। क्या इन दोनों के बीच कोई तीसरा रास्ता भी है? एक ऐसा रास्ता जो आजादी और बराबरी दोनों को साधने की कोशिश करे? जी हाँ, और उस समय एक तीसरा आंदोलन भी जोर पकड़ रहा था, जो इन दोनों के बीच का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। उस आंदोलन का नाम था सिंडिकलिज्म। ये क्या था और इसका हथियार जनरल स्ट्राइक क्या था? इसे हम जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 4, सिंडिकलिज्म और जनरल स्ट्राइक का हथियार। दोस्तों, समाजवाद और अराजकतावाद की कोई सारी सैद्धांतिक बहसों के बीच यूरोप के मजदूरों के बीच से ही एक और ज्यादा व्यावहारिक और ज्यादा जमीनी आंदोलन उभर रहा था, और उसका नाम था सिंडिकलिज्म। यह शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द सिंडिकेट से आया है, जिसका मतलब होता है ट्रेड यूनियन या मजदूर संघ। सिंडिकलिज्म एक ऐसा क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन आंदोलन था जो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में खासकर फ्रांस, इटली और स्पेन में बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। ये कोई किताबी दार्शनिकों का आंदोलन नहीं था। ये सीधे सीधे फैक्ट्रियों और खदानों में काम करने वाले मजदूरों का अपना आंदोलन था। तो सिंडिकलिस्ट क्या चाहते थे? उनका विश्लेषण मार्क्सवादियों से काफी मिलता जुलता था। वो भी मानते थे कि पूंजीवादी समाज दो वर्गों, मालिक और मजदूर, में बंटा हुआ है और इन दोनों के बीच एक कभी न खत्म होने वाली युद्ध है। वो भी मानते थे कि इस सिस्टम को खत्म करना जरूरी है। लेकिन वो मार्क्सवादियों से दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर असहमत थे। पहली, वो राज्य या सरकार को मजदूरों का दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन मानते थे। उनका मानना था कि सरकार, चाहे वो लोकतांत्रिक ही क्यों ना हो, वो हमेशा पूंजीपति वर्ग के हितों की ही रक्षा करती है। इसलिए उनका लक्ष्य राज्य पर कब्जा करना नहीं था, जैसा कि मार्क्सवादी चाहते थे, बल्कि राज्य को पूरी तरह से नष्ट करना था। इस मामले में वो अराजकतावादियों के ज्यादा करीब थे। और दूसरी असहमति थी क्रांति के तरीके को लेकर। मार्क्सवादी एक राजनीतिक क्रांति की बात करते थे, जिसमें एक पार्टी के नेतृत्व में मजदूर सत्ता पर कब्जा करेंगे। लेकिन सिंडिकलिस्ट इस तरह की राजनीतिक पार्टियों और नेताओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। उनका मानना था कि असली शक्ति मजदूरों के अपने संगठनों, यानी उनकी ट्रेड यूनियनों या सिंडिकेट्स में है, और उनका हथियार कोई राजनीतिक चुनाव नहीं बल्कि एक आर्थिक हथियार था। और उस हथियार का नाम था जनरल स्ट्राइक, यानी आम हड़ताल। जनरल स्ट्राइक का आइडिया बहुत ही सरल और बहुत ही शक्तिशाली था। सिंडिकलिस्टों का कहना था कि अगर एक दिन एक ही समय पर देश के सारे मजदूर रेलवे के, खदानों के, फैक्ट्रियों के, हर जगह के एक साथ काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? पूरा देश ठप हो जाएगा। ट्रेनें रुक जाएंगी, बिजली बंद हो जाएगी, उत्पादन बंद हो जाएगा। पूंजीवादी सिस्टम एक ही दिन में घुटने टेक देगा और इसी अराजकता के क्षण में मजदूर अपनी अपनी फैक्ट्रियों और कार्यस्थलों पर कब्जा कर लेंगे। इस तरह बिना किसी विशाल खूनी क्रांति के सत्ता सीधे सीधे पूंजीपतियों के हाथ से निकलकर मजदूरों के हाथ में आ जाएगी। ये एक बहुत ही रोमांटिक और नाटकीय विचार था, जिसने उस समय के लाखों मजदूरों को प्रेरित किया। तो जनरल स्ट्राइक के बाद का समाज कैसा होगा? सिंडिकलिस्टों की कल्पना थी कि भविष्य का समाज राजनीतिक इकाइयों जैसे कि राज्य या शहर पर नहीं, बल्कि आर्थिक इकाइयों पर आधारित होगा। हर एक उद्योग, जैसे कोयला उद्योग, पोशाक उद्योग या रेलवे उद्योग, एक सिंडिकेट द्वारा चलाया जाएगा और उस सिंडिकेट का पूरा नियंत्रण उस उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के हाथ में होगा। वही मिलकर फैसला करेंगे कि क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है और काम की शर्तें क्या होंगी। और फिर ये सारे अलग अलग उद्योगों के सिंडिकेट मिलकर एक फेडरेशन बनाएंगे जो पूरी अर्थव्यवस्था का समन्वय करेगा। इस सिस्टम में कोई अलग से सरकार या संसद नहीं होगी। समाज का पूरा संगठन उत्पादन और काम के इर्द गिर्द ही होगा। बर्ट्रैंड रसेल ने सिंडिकलिज्म के इस मॉडल का भी बहुत ही ध्यान से विश्लेषण किया। उन्हें इसमें कुछ बातें बहुत अच्छी लगीं। उन्हें यह विचार पसंद आया कि इसमें शक्ति सीधे सीधे उत्पादकों यानी मजदूरों के हाथ में दी जा रही है। ये लोगों को उनके काम पर, उनकी अपनी जिंदगी के एक बहुत प्रमुख हिस्से पर
ज्यादा नियंत्रण देता है। ये मार्क्सवाद के उस खतरे से भी बचता है जहां सारी शक्ति कुछ नौकरशाहों के हाथ में चली जाती है। ये एक ज्यादा विकेंद्रीकृत और ज्यादा जमीनी मॉडल था, लेकिन रसेल को इसमें कुछ गंभीर कमियां भी दिखाई दी। उनकी सबसे मुख्य चिंता ये थी कि सिंडिकलिज्म समाज को सिर्फ एक उत्पादक के नजरिए से देखता है और वो उपभोक्ता के नजरिए को पूरी तरह से भूल जाता है। हम सब सिर्फ मजदूर ही नहीं हैं, हम सब ग्राहक भी हैं। एक ऐसा समाज जहां सिर्फ कोयला खदान के मजदूर ही ये तय करें कि कोयले का दाम क्या होगा, या रेलवे के मजदूर ही ये तय करें कि ट्रेन का किराया कितना होगा, वो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है। अलग अलग सिंडिकेट अपने अपने हितों के लिए एक दूसरे से युद्ध कर सकते हैं और इसका खामियाजा आम नागरिक को भुगतना होगा। रसेल ने यह भी महसूस किया कि सिंडिकलिज्म समाज के उन पहलुओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता जो सीधे सीधे उत्पादन से नहीं जुड़े हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कला। इन सब चीजों का प्रबंधन कौन करेगा? तो रसेल को लगा कि सिंडिकलिज्म का मॉडल भी अधूरा है। तो अब तक हमने 3 रास्ते देख लिए हैं और तीनों में ही रसेल को कुछ अच्छाइयां और कुछ गंभीर कमियां नजर आई हैं। मार्क्सवाद में न्याय का सपना है, लेकिन तानाशाही का खतरा है। अराजकतावाद में आजादी का आदर्श है, लेकिन अव्यावहारिकता का खतरा है। और सिंडिकलिज्म में मजदूरों की शक्ति है, लेकिन एक संकीर्ण और असंतुलित समाज का खतरा है। तो अब रसेल क्या करेंगे? क्या वो हार मान लेंगे? नहीं। अब वो एक सच्चे दार्शनिक की तरह इन तीनों रास्तों के अच्छे अच्छे पत्थरों को उठाकर एक चौथा, अपना खुद का रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे। वो रास्ता क्या था और कैसे उसने इन तीनों के बीच एक सुंदर संतुलन खोजने की कोशिश की? इस रचनात्मक समाधान की कहानी हम सुनेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 5, गिल्ड समाजवाद। जब रसेल ने बनाया अपना खुद का नक्शा। दोस्तों, मार्क्सवाद, अराजकतावाद और सिंडिकलिज्म के इन 3 तूफानी रास्तों की यात्रा करने के बाद बर्ट्रैंड रसेल अब एक कंस्ट्रक्टर, एक निर्माता की भूमिका में आते हैं। उन्होंने तीनों मॉडलों की कमियों और खूबियों को समझ लिया था और अब वो इन तीनों के सबसे अच्छे तत्वों को मिलाकर एक ऐसा नया मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं जो उनकी कमियों से बच सके। और इस नए मॉडल का नाम था गिल्ड समाजवाद। ये विचार उस समय ब्रिटेन में काफी लोकप्रिय हो रहा था और रसेल इसके एक बहुत प्रमुख समर्थक बन गए। गिल्ड समाजवाद एक तरह से रसेल का बीच का रास्ता था, एक ऐसा रास्ता जो बराबरी और आजादी दोनों को एक साथ साधने की कोशिश करता था। तो क्या था ये गिल्ड समाजवाद का मॉडल? इसका मूल विचार था शक्ति का दोहरा शासन या शक्ति का विकेंद्रीकरण। रसेल समझ गए थे कि असली समस्या शक्ति का एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाना है। मार्क्सवाद में सारी शक्ति राज्य के पास चली जाती है। सिंडिकलिज्म में सारी शक्ति उत्पादकों यानी मजदूरों के पास चली जाती है। रसेल ने कहा कि हमें शक्ति को बांटना होगा, हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसमें चेक एंड बैलेंसेस हों, ताकि कोई भी एक समूह बहुत ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। तो उन्होंने एक दोहरी संरचना का प्रस्ताव रखा। इस संरचना का पहला हिस्सा था औद्योगिक लोकतंत्र और ये उन्होंने सिंडिकलिज्म से लिया था। इसके अनुसार हर एक उद्योग जैसे पोशाक उद्योग, रेलवे उद्योग या कृषि एक गिल्ड के रूप में संगठित होगा। गिल्ड एक तरह का स्वशासित लोकतांत्रिक निकाय होगा जिसका पूरा नियंत्रण उस उद्योग में काम करने वाले सभी लोगों यानी मजदूरों, इंजीनियरों, मैनेजरों के हाथ में होगा। यही लोग मिलकर अपनी फैक्ट्रियों का प्रबंधन करेंगे, यही लोग तय करेंगे कि काम करने की शर्तें क्या होंगी और यही लोग अपने प्रतिनिधि चुनेंगे जो पूरे उद्योग के लिए फैसले लेंगे। इस सिस्टम का फायदा क्या था? इसका फायदा यह था कि यह मजदूरों को उनके काम पर, उनकी अपनी जिंदगी पर एक सच्चा नियंत्रण देता था। अब वो किसी पूंजीपति मालिक के गुलाम नहीं थे, वो अपनी फैक्ट्री के खुद मालिक थे। इससे शोषण खत्म हो जाता और लोगों को अपने काम में एक सम्मान और एक सार्थकता महसूस होती। यह सिंडिकलिज्म का सबसे अच्छा विचार था जिसे रसेल ने अपना लिया। लेकिन रसेल जानते थे कि सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। अगर सिर्फ उत्पादकों के ही संगठन होंगे तो वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। तो इस औद्योगिक लोकतंत्र को संतुलित करने के लिए उन्होंने संरचना का दूसरा हिस्सा प्रस्तावित किया और वो था राजनीतिक लोकतंत्र। और ये विचार उन्होंने समाजवाद से लिया, लेकिन एक बहुत अहम बदलाव के साथ। रसेल के मॉडल में राज्य या संसद अभी भी मौजूद रहेगी, लेकिन उसकी भूमिका पूरी तरह से बदल जाएगी। अब राज्य का काम उत्पादन को नियंत्रित करना नहीं होगा,
क्योंकि वो काम तो गिल्ड करेंगे। तो फिर राज्य क्या करेगा? राज्य समाज के सभी नागरिकों का उपभोक्ताओं के रूप में और एक समुदाय के रूप में प्रतिनिधित्व करेगा। राज्य के कुछ मुख्य काम होंगे। पहला, गिल्डों द्वारा बनाए गए सामान की कीमतें तय करना, ताकि कोई भी गिल्ड अपनी मोनोपोली का फायदा उठाकर बहुत ज्यादा दाम न वसूल सके। ये कीमतें राज्य और गिल्ड के बीच बातचीत से तय होंगी। दूसरा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था जैसे उन मुद्दों को संभालना जो पूरे समुदाय से संबंधित हैं। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, अलग अलग गिल्डों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए एक अंतिम अदालत की भूमिका निभाना। आप देख रहे हैं, ये कितना चतुर और संतुलित मॉडल है। इसमें एक तरफ हैं उत्पादकों के संगठन यानी गिल्ड, जो अपनी अपनी इंडस्ट्री को चलाते हैं, और दूसरी तरफ है उपभोक्ताओं का संगठन यानी राज्य, जो पूरे समुदाय के हितों की रक्षा करता है। और ये दोनों एक दूसरे की शक्ति को संतुलित करते हैं। इससे वो मार्क्सवाद वाला खतरा भी टल जाता है, जहां राज्य सर्वशक्तिमान हो जाता है, और वो सिंडिकलिज्म वाला खतरा भी टल जाता है, जहां सिर्फ उत्पादक ही शक्तिशाली हो जाते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो शक्ति को ज्यादा से ज्यादा लोगों में और ज्यादा से ज्यादा संस्थाओं में बांटने की कोशिश करता है। और इस पूरे मॉडल में अराजकतावाद की आत्मा भी जिंदा है, क्योंकि इस सिस्टम का अंतिम लक्ष्य है जबरदस्ती को कम से कम करना। ज्यादातर फैसले स्थानीय स्तर पर, फैक्ट्रियों और गिल्डों के स्तर पर लोकतांत्रिक तरीके से लिए जाएंगे। राज्य का दखल सिर्फ उन्हीं मामलों में होगा जो सच में जरूरी हैं। रसेल का ये गिल्ड समाजवाद का सपना एक बहुत ही मानवीय और बहुत ही लोकतांत्रिक सपना था। ये एक ऐसी दुनिया की कल्पना थी जहां इंसान न तो किसी पूंजीपति का गुलाम हो और न ही किसी सरकारी नौकरशाह का, जहां उसे अपने काम में भी आजादी मिले और एक नागरिक के रूप में भी। लेकिन रसेल के लिए ये सब राजनीतिक और आर्थिक ढांचे बदलना ही अंतिम लक्ष्य नहीं था। ये सब तो सिर्फ एक साधन था, एक रास्ता था। तो फिर असली मंजिल क्या थी? इस पूरी कवायद का, एक बेहतर समाज बनाने का अंतिम उद्देश्य क्या था? इस गहरे और दार्शनिक सवाल का जवाब हमें मिलेगा अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 6, रचनात्मक और अधिकारवादी आवेग, इंसान के अंदर की दो लड़ाइयां। दोस्तों, बर्ट्रैंड रसेल के लिए राजनीति और अर्थशास्त्र कभी भी अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं थे। वो एक बेहतर समाज इसलिए नहीं बनाना चाहते थे ताकि देश ज्यादा अमीर या ज्यादा ताकतवर बन जाए। उनके सारे विचारों के पीछे एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और नैतिक दर्शन काम कर रहा था। उनका अंतिम लक्ष्य था एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो हर एक व्यक्ति को एक अच्छा जीवन जीने का मौका दे। लेकिन एक अच्छा जीवन होता क्या है? इस सवाल के जवाब में ही रसेल की पूरी फिलॉसफी का सार छिपा है। रसेल कहते हैं कि इंसान के अंदर, हमारी प्रकृति के अंदर, दो तरह के मौलिक आवेग या प्रवृत्तियां होती हैं जो हमेशा एक दूसरे से युद्ध करती रहती हैं। और हमारा चरित्र और हमारे समाज का चरित्र इसी बात से तय होता है कि इन दोनों में से कौन सी प्रवृत्ति जीतती है। पहली प्रवृत्ति है अधिकारवादी आवेग। ये वो प्रवृत्ति है जो हमें चीजों पर कब्जा करने, उन्हें इकट्ठा करने और उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए प्रेरित करती है। धन का लालच, संपत्ति का मोह, शक्ति की भूख, दूसरों पर हावी होने की इच्छा, ये सब इसी अधिकारवादी आवेग के रूप हैं। रसेल का मानना था कि हमारा वर्तमान पूंजीवादी समाज इन्हीं अधिकारवादी आवेगों को लगातार बढ़ावा देता है और उन्हें पुरस्कृत करता है। ये हमें सिखाता है कि सफलता का मतलब है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदना और दूसरों से ज्यादा ताकतवर बनना। ये एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती और जो अंत में हमें सिर्फ चिंता, ईर्ष्या और अकेलेपन की ओर ले जाती है। ये समाज को उत्पादकों और उपभोक्ताओं की एक भीड़ में बदल देता है, न कि इंसानों के एक समुदाय में। और दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है रचनात्मक आवेग। ये वो प्रवृत्ति है जो हमें कुछ नया बनाने, कुछ रचने और दुनिया में कुछ सुंदर और सार्थक योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। एक कलाकार जो एक पेंटिंग बनाता है, एक वैज्ञानिक जो एक नई खोज करता है, एक दार्शनिक जो एक नया विचार देता है, या दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक सुंदर रिश्ता बनाते हैं, ये सब इसी रचनात्मक आवेग के उदाहरण हैं। रसेल का मानना था कि इंसान की सबसे गहरी खुशी और सबसे सच्ची सार्थकता इसी रचनात्मक आवेग को व्यक्त करने में ही मिलती है। जब हम कुछ बनाते हैं तो हम खुद को भूल जाते हैं।
हम अपनी छोटी छोटी चिंताओं से ऊपर उठ जाते हैं और हम एक प्रमुख और ज्यादा सुंदर चीज का हिस्सा बन जाते हैं। तो एक अच्छा जीवन क्या है? एक अच्छा जीवन वो है जिसमें रचनात्मक आवेग अधिकारवादी आवेगों पर हावी हों। एक अच्छा समाज क्या है? एक अच्छा समाज वो है जो अपने नागरिकों के रचनात्मक आवेगों को फलने फूलने के लिए सबसे अच्छा माहौल प्रदान करे। और यहीं पर रसेल के सारे सामाजिक सुधार एक साथ जुड़ जाते हैं। वो समाजवाद, अराजकतावाद और सिंडिकलिज्म में रुचि क्यों ले रहे थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि यह सिस्टम अधिकारवादी आवेगों को कम करने और रचनात्मक आवेगों को बढ़ावा देने की क्षमता रखते हैं। वो पूंजीवाद के खिलाफ क्यों थे? क्योंकि वो देख रहे थे कि ये सिस्टम लोगों को दिन भर एक उबाऊ और बेमतलब का काम करने पर मजबूर करता है, जिससे उनकी सारी रचनात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और उनके पास सिर्फ चीजें खरीदने और उपभोग करने का ही आवेग बचता है। उनका गिल्ड समाजवाद का मॉडल क्या करने की कोशिश कर रहा था? वो मजदूरों को उनके काम पर नियंत्रण देकर उनके काम को ज्यादा रचनात्मक और सार्थक बनाने की कोशिश कर रहा था। वो आर्थिक सुरक्षा प्रदान करके लोगों को पैसे की चिंता से मुक्त करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो अपने खाली समय में कला, विज्ञान और अपने रिश्तों पर ध्यान दे सकें। वो कम काम और ज्यादा खाली समय की वकालत करते थे, ताकि लोगों के पास अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने का मौका हो। रसेल का ये दर्शन हमें एक बहुत ही गहरा सबक सिखाता है। ये हमें अपनी जिंदगी को आंकने का एक नया पैमाना देता है। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरी जिंदगी ज्यादातर चीजों को पाने में बीत रही है या कुछ बनाने में? क्या मैं अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल दूसरों से आगे निकलने में कर रहा हूं या दुनिया में कुछ सुंदर जोड़ने में? ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी हैविंग में नहीं, बीइंग और क्रिएटिंग में है। लेकिन इस रचनात्मक समाज को बनाने के लिए हमें अपने समाज के कुछ और पहलुओं, जैसे कि काम, वेतन और शिक्षा के बारे में अपनी सोच को भी बदलना होगा। तो इन मुद्दों पर रसेल के क्या विचार थे, इसे हम जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 7, काम, वेतन और सरकार की भूमिका, एक नए समाज का आर्थिक ढांचा। दोस्तों, बर्ट्रैंड रसेल ने हमें एक अच्छे समाज का नैतिक और मनोवैज्ञानिक लक्ष्य तो बता दिया। एक ऐसा समाज जो रचनात्मक आवेगों को बढ़ावा दे। लेकिन अब वो एक सच्चे व्यावहारिक दार्शनिक की तरह इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी आर्थिक और सामाजिक ढांचे पर भी विचार करते हैं। अपनी किताब के दूसरे हिस्से, भविष्य की समस्याएं, में वो कुछ बहुत ही ठोस और दिलचस्प प्रस्ताव रखते हैं कि एक बेहतर समाज में काम, वेतन और सरकार की भूमिका कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं काम की। रसेल का मानना था कि पूंजीवादी सिस्टम ने काम को एक बहुत ही उबाऊ, अपमानजनक और बेमतलब की चीज बना दिया है। ज्यादातर लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें अपने काम से कोई खुशी या सार्थकता मिलती है। वो दिन भर एक ही तरह का मैकेनिकल काम करते करते अपनी सारी रचनात्मकता खो देते हैं। रसेल कहते हैं कि एक अच्छे समाज में काम को यथासंभव सुखद और रचनात्मक बनाया जाना चाहिए, और इसका सबसे अच्छा तरीका है औद्योगिक लोकतंत्र, यानी मजदूरों को उनके अपने काम पर नियंत्रण देना, जैसा कि हमने गिल्ड समाजवाद के मॉडल में देखा। जब लोगों को यह महसूस होगा कि वो सिर्फ एक मशीन के पुर्जे नहीं, बल्कि अपनी फैक्ट्री के मालिक हैं, तो वो अपने काम में ज्यादा रुचि और गर्व महसूस करेंगे। रसेल ये भी मानते थे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें काम के घंटों को बहुत ज्यादा कम कर देना चाहिए। उनका सपना था कि एक दिन इंसान को दिन में सिर्फ 4 घंटे ही काम करना हो, ताकि उसके पास बाकी का दिन अपने शौक पूरे करने, कला, विज्ञान और अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए हो। उनके लिए खाली समय कोई आलस्य नहीं, बल्कि सभ्यता के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज थी। अब बात करते हैं वेतन की। एक समाजवादी समाज में लोगों को पैसे कैसे मिलने चाहिए? क्या सबको बिल्कुल बराबर वेतन मिलना चाहिए? रसेल कहते हैं, नहीं, ये शायद व्यावहारिक ना हो। वो मानते थे कि जो काम ज्यादा मुश्किल, ज्यादा अरुचिकर या समाज के लिए ज्यादा जरूरी है, उसके लिए ज्यादा वेतन मिलना चाहिए, ताकि लोगों को वो काम करने की प्रेरणा मिले। लेकिन वो ये भी मानते थे कि आय में बहुत ज्यादा असमानता नहीं होनी चाहिए। और यहीं पर वो एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार पेश करते हैं, जो आज भी बहुत चर्चा में है, और वो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का एक शुरुआती रूप। रसेल ने इसे आवारा का वेतन कहा। उनका प्रस्ताव था कि समाज में हर एक व्यक्ति को, चाहे वो काम करे या न करे,
सरकार की तरफ से एक न्यूनतम आय मिलनी ही चाहिए जो उसकी बुनियादी जरूरतों यानी रोटी, कपड़ा, मकान को पूरा करने के लिए काफी हो। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सबको बिना काम किए ही पैसा मिलने लगेगा तो कोई काम क्यों करेगा। रसेल का जवाब था कि ज्यादातर लोग फिर भी काम करेंगे क्योंकि वो सिर्फ बुनियादी जरूरतों पर ही जिंदा नहीं रहना चाहेंगे, वो और बेहतर जीवन जीना चाहेंगे। और जो लोग सच में कोई काम नहीं करना चाहते और सिर्फ उस न्यूनतम आय पर ही जीना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने की आजादी होनी चाहिए। इससे समाज को कोई बहुत विशाल नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसका एक बहुत महत्वपूर्ण फायदा होगा। ये हर व्यक्ति को एक बुनियादी आर्थिक सुरक्षा देगा। ये उसे अपने मालिक की गुलामी से आजाद कर देगा। अगर आपको पता हो कि आपके पास एक सेफ्टी नेट है, तो आप नई चीजें आजमाने का, अपना खुद का कोई काम शुरू करने का या किसी कला को सीखने का जोखिम उठा सकते हैं। ये लोगों को डर से आजाद कर देगा। और अंत में सरकार की भूमिका, जैसा कि हमने उनके गिल्ड समाजवाद के मॉडल में देखा, रसेल एक ऐसी सरकार चाहते थे जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली ना हो। वो चाहते थे कि ज्यादातर फैसले स्थानीय स्तर पर और औद्योगिक गिल्डों द्वारा लिए जाएं। लेकिन वो सरकार की जरूरत को पूरी तरह से नकारते भी नहीं थे, जैसा कि अराजकतावादी करते थे। उनके अनुसार सरकार के कुछ बहुत ही जरूरी काम थे, जैसे विवादों को सुलझाना, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और सबसे जरूरी उन चीजों का प्रबंधन करना जो पूरे समुदाय की साझी संपत्ति हैं, जैसे कि जमीन और प्राकृतिक संसाधन। रसेल ये भी मानते थे कि सरकार को शिक्षा और बच्चों की देखभाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। वो चाहते थे कि शिक्षा को उद्योग और राज्य दोनों के नियंत्रण से आजाद रखा जाए, ताकि वो बच्चों को एक सच्ची और निष्पक्ष शिक्षा दे सके। रसेल का ये पूरा आर्थिक और सामाजिक मॉडल एक ही प्रमुख सिद्धांत पर आधारित है: स्वतंत्रता। वो हर संस्था को इस कसौटी पर कसते हैं कि क्या वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक कर रही है या कम कर रही है। उनका लक्ष्य है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुनने की अधिकतम आजादी दे। लेकिन क्या ये आजादी सिर्फ पुरुषों के लिए थी या महिलाओं के बारे में भी रसेल के विचार उतने ही क्रांतिकारी थे? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 8, महिला, विवाह और आजादी, जब रसेल ने तोड़ी पितृसत्ता की जंजीरें। दोस्तों, बर्ट्रैंड रसेल सिर्फ एक राजनीतिक और आर्थिक विचारक ही नहीं थे, वो अपने समय के एक बहुत महान समाज सुधारक भी थे। और जिस एक मुद्दे पर उनके विचार सबसे ज्यादा रेडिकल और अपने समय से आगे थे, वो था महिलाओं की आजादी और विवाह की संस्था। याद रखिए, हम 1918 की बात कर रहे हैं, एक ऐसा समय जब ज्यादातर देशों में महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। उन्हें कानूनी और आर्थिक रूप से पुरुषों से कमतर समझा जाता था और विवाह को एक पवित्र, कभी न टूटने वाला बंधन माना जाता था, जिसमें पत्नी का कर्तव्य था पति की सेवा करना। रसेल ने इन सारी पितृसत्तात्मक मान्यताओं पर बहुत ही जोरदार हमला किया। वो जॉन स्टुअर्ट मिल की परंपरा को आगे ले जाते हुए महिलाओं के लिए पूर्ण और बिना शर्त वाली समानता के सबसे महान पैरोकारों में से एक थे। उनका मानना था कि महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझना न सिर्फ उनके साथ एक बहुत अधिक अन्याय है, बल्कि ये पूरी इंसानियत का भी नुकसान है, क्योंकि हम आधी आबादी की प्रतिभा और रचनात्मकता का गला घोंट देते हैं। रसेल का मानना था कि महिलाओं की सच्ची आजादी तब तक संभव नहीं है जब तक कि वो आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर हैं। इसीलिए वो महिलाओं के लिए शिक्षा और काम के बराबर अवसरों की वकालत करते थे। वो ये भी मानते थे कि घर के काम और बच्चों की देखभाल सिर्फ महिलाओं की ही जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि एक अच्छे समाज में सरकार को चाइल्ड केयर और कम्युनिटी किचन जैसी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, ताकि महिलाएं इन जिम्मेदारियों से मुक्त होकर सार्वजनिक जीवन में भी पुरुषों के बराबर हिस्सा ले सकें। ये विचार आज भी कितने प्रगतिशील लगते हैं, लेकिन रसेल का सबसे महत्वपूर्ण हमला था उस समय की विवाह की संस्था पर। वो मानते थे कि उस समय का कानून और समाज विवाह को एक तरह से महिलाओं के लिए एक पिंजरे की तरह इस्तेमाल करता है। एक बार शादी हो गई तो महिला अपनी सारी पहचान, अपनी सारी संपत्ति और अपनी सारी आजादी खो देती थी, और तलाक लेना लगभग नामुमकिन था, खासकर महिलाओं के लिए। रसेल ने कहा कि ये एक बहुत ही क्रूर और अमानवीय व्यवस्था है। उन्होंने तर्क दिया कि विवाह का आधार कोई कानूनी या सामाजिक जबरदस्ती नहीं, बल्कि दो लोगों के बीच का स्वतंत्र और सहज प्रेम होना चाहिए।
और अगर वो प्रेम खत्म हो जाए तो उन दोनों को बिना किसी सामाजिक कलंक के आसानी से अलग हो जाने का भी पूरा अधिकार होना चाहिए। उन्होंने तलाक को आसान बनाने की जोरदार वकालत की। यही नहीं, उन्होंने उस समय के यौन नैतिकता के पाखंड पर भी बहुत तीखे सवाल उठाए। वो मानते थे कि सेक्स और प्रेम को पाप या किसी शर्म की चीज की तरह देखना गलत है। वो फ्री लव के समर्थक थे, जिसका मतलब ये नहीं था कि वो किसी भी तरह के अनैतिक आचरण को बढ़ावा दे रहे थे। उनका मतलब था कि प्यार और यौन संबंधों के बारे में फैसले लेने का अधिकार सिर्फ उन दो व्यक्तियों का होना चाहिए जो उस रिश्ते में हैं, न कि समाज या चर्च का। जब तक कि उससे किसी और को कोई नुकसान नहीं हो रहा है और वो रिश्ता आपसी सहमति और सम्मान पर आधारित है, तब तक किसी और को उसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। रसेल के ये विचार उस समय के लिए इतने ज्यादा हैरान थे कि उन्हें बहुत ज्यादा आलोचना का सामना करना हुआ। उन्हें अनैतिक और खतरनाक विचारक कहा गया। इसी वजह से उन्हें कई बार विश्वविद्यालयों में नौकरी देने से भी मना कर दिया गया। लेकिन रसेल अपनी बात पर हमेशा कायम रहे। वो मानते थे कि एक सच्चा स्वतंत्र समाज वही हो सकता है जो अपने नागरिकों को उनके सबसे निजी मामलों में, यानी उनके प्यार और उनके रिश्तों के बारे में अपने फैसले खुद लेने की आजादी दे। रसेल की ये युद्ध हमें सिखाती है कि सच्ची आजादी सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक ही नहीं होती, वो सामाजिक और व्यक्तिगत भी होती है। जब तक हम पुरानी दमनकारी सामाजिक परंपराओं और पूर्वाग्रहों की जंजीरों को नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम सच में आजाद नहीं हो सकते। उनकी ये युद्ध आज भी जारी है। दुनिया के उन कई हिस्सों में जहां महिलाएं और एलजीबीटी समुदाय के लोग आज भी अपने प्यार करने के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। रसेल की आवाज आज भी उन सब की युद्ध को ताकत देती है। लेकिन इन सब सुधारों के बाद एक अंतिम और सबसे जरूरी चीज है जिसके बिना कोई भी समाज सच में अच्छा नहीं बन सकता, और वो है कला और विज्ञान। तो एक आदर्श समाज में कला और विज्ञान की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसे हम जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 9, कला, विज्ञान और एक रचनात्मक समाज का सपना। दोस्तों, हमने बर्ट्रैंड रसेल के एक बेहतर दुनिया के नक्शे के लगभग सभी हिस्सों को देख लिया है। एक न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था, एक संतुलित सरकार और स्त्री पुरुष की बराबरी। लेकिन अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो रसेल के दिल के सबसे करीब था, जो उनके अनुसार इस पूरे प्रोजेक्ट का अंतिम लक्ष्य था। और वो था एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो रचनात्मकता को, यानी कला और विज्ञान को सबसे ज्यादा महत्व दे। याद है, हमने रचनात्मक आवेग और अधिकारवादी आवेग की बात की थी। रसेल का मानना था कि एक अच्छा समाज वो है जो लोगों को चीजों को इकट्ठा करने और उन पर कब्जा करने की बजाय नई चीजें बनाने और खोजने के लिए प्रेरित करे। रसेल का मानना था कि कला और विज्ञान इंसान की आत्मा के दो सबसे ऊंचे और सबसे सुंदर एक्सप्रेशन हैं। ये वो चीजें हैं जो हमें जानवरों से अलग करती हैं और हमारे जीवन को एक गहरा अर्थ और एक सच्ची खुशी देती हैं। लेकिन वो देख रहे थे कि पूंजीवादी समाज इन दोनों ही चीजों का गला घोंट रहा है। कला के बारे में उनका मानना था कि पूंजीवाद ने कला को भी एक वस्तु बनाकर रख दिया है जिसे बाजार में खरीदा और बेचा जाता है। एक कलाकार की सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि उसकी कला कितनी सुंदर या कितनी मौलिक है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वो बाजार में कितने की बिकती है। इस वजह से कलाकार अक्सर वो बनाने पर मजबूर होते हैं जो बिकता है, न कि वो सच में बनाना चाहते हैं। उनकी रचनात्मक आजादी खत्म हो जाती है। रसेल एक ऐसे समाज का सपना देखते थे जहां कलाकारों को अपनी जीविका के लिए बाजार पर निर्भर न रहना हो, जहां समाज और गिल्ड उन्हें एक बुनियादी आय और सम्मान दें ताकि वो बिना किसी दबाव के अपनी आत्मा की आवाज को सुन सकें और सच्ची कला का निर्माण कर सकें। विज्ञान के बारे में भी उनकी ऐसी ही चिंता थी। वो देख रहे थे कि कैसे विज्ञान ज्यादातर या तो मुनाफे के लिए कोई सारी कंपनियों द्वारा या फिर विनाश के लिए, यानी सरकारों द्वारा नए हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ज्ञान की खोज, जो विज्ञान की असली आत्मा है, वो कहीं पीछे छूटती जा रही थी। रसेल चाहते थे कि विज्ञान को मुनाफे और युद्ध की गुलामी से आजाद किया जाए। वो एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां वैज्ञानिकों को सिर्फ इसलिए संसाधन दिए जाएं क्योंकि वो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि उनकी खोज से कोई बम या कोई नया प्रोडक्ट बनेगा। रसेल के आदर्श समाज में कला और विज्ञान जीवन के हाशिए पर नहीं, बल्कि केंद्र में होंगे। शिक्षा का उद्देश्य होगा बच्चों में वैज्ञानिक जिज्ञासा और कलात्मक संवेदनशीलता
दोनों को जगाना। काम के घंटे कम होंगे ताकि हर आम नागरिक के पास अपने खाली समय में किसी न किसी कला या विज्ञान का आनंद लेने या उसमें हिस्सा लेने का मौका हो। शहर सुंदर बनाए जाएंगे ताकि लोगों को हर रोज कला का अनुभव हो। ये एक बहुत ही खूबसूरत और आशावादी सपना है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ जिंदा रहना या उपभोग करना ही नहीं है। जीवन का उद्देश्य है रचना करना, खोजना और इस ब्रह्मांड की सुंदरता और इसके रहस्यों को समझना। रसेल हमें एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करते हैं जो सिर्फ लंबी ही नहीं बल्कि गहरी और समृद्ध भी हो। ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के सामने खड़ा करता है। हम अपने समाज में कला और विज्ञान को कितना महत्व देते हैं? क्या हम अपने कलाकारों और वैज्ञानिकों को वो सम्मान और वो संसाधन देते हैं जिसके वो हकदार हैं? या हम भी उन्हें सिर्फ मनोरंजन या टेक्नोलॉजी के औजारों के रूप में ही देखते हैं? रसेल की ये चुनौती आज भी उतनी ही ताजा है। लेकिन इस सब के बाद रसेल का अंतिम संदेश क्या है? वो कौन सी एक भावना है जो हमें इस बेहतर दुनिया के रास्ते पर ले जा सकती है? इसका जवाब हम जानेंगे अपने आखिरी और अंतिम चैप्टर में। चैप्टर नंबर 10, उम्मीद का दर्शन, नफरत की दुनिया में प्यार का रास्ता। दोस्तों, हम बर्ट्रैंड रसेल और उनकी किताब स्वतंत्रता के प्रस्तावित मार्ग की इस लंबी और विचारोत्तेजक यात्रा के अंत पर आ पहुंचे हैं। हमने उनके साथ अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के तूफानी समंदर में गोते लगाए और हमने उनके अपने एक बेहतर दुनिया के शांत द्वीप की भी सैर की। लेकिन जब हम इस पूरी यात्रा को पीछे घूमकर देखते हैं तो एक सवाल उठता है, इस सारी बौद्धिक कसरत का, इस सारे विश्लेषण का अंतिम सार क्या है? रसेल की आत्मा की सबसे गहरी आवाज क्या है? उनकी आवाज है उम्मीद की। याद कीजिए, ये किताब 1918 में लिखी गई थी, एक ऐसे समय में जब दुनिया नफरत और विनाश की आग में जलकर अभी अभी बाहर निकली थी। ज्यादातर लोग निराश थे। उन्हें लग रहा था कि इंसान स्वभाव से ही एक हिंसक और लालची जानवर है। लेकिन रसेल ने इस निराशावाद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनका पूरा काम इस एक गहरे विश्वास पर आधारित है कि एक बेहतर दुनिया संभव है, कि इंसान अपने लालच और अपनी नफरत से ऊपर उठ सकता है। रसेल हमें कोई भोली भाली या आसान उम्मीद नहीं देते। वो जानते हैं कि ये रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और उस कोशिश की प्रेरणा हमें कहाँ से मिलेगी? वो हमें मिलेगी उस एक भावना से जो शायद दुनिया की सबसे शक्तिशाली रचनात्मक शक्ति है, और वो है प्यार। हालांकि रसेल ने इस किताब में सीधे सीधे प्यार शब्द का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन उनकी पूरी किताब के पीछे यही भावना काम कर रही है। ये एक गहरी मानवता के लिए हमदर्दी है। ये उस गरीब मजदूर के लिए एक करुणा है जो शोषण का शिकार है। ये उस महिला के लिए एक सम्मान है जो अपनी आजादी के लिए लड़ रही है। और ये उस भविष्य की पीढ़ी के लिए एक प्यार है जिसे हम एक ज्यादा शांतिपूर्ण और सुंदर दुनिया विरासत में देना चाहते हैं। रसेल हमें सिखाते हैं कि दुनिया में दो तरह की शक्तियां काम करती हैं। एक है अधिकार की शक्ति, जो चीजों पर कब्जा करना चाहती है, जो नफरत, प्रतिस्पर्धा और युद्ध को जन्म देती है। और दूसरी है प्यार की शक्ति, जो चीजों को बनाना चाहती है, जो सहयोग, सहानुभूति और शांति को जन्म देती है। और हमें हमेशा प्यार की शक्ति को चुनना है। उनका अंतिम संदेश ये है कि हमें अपनी दुनिया को डर और नफरत के आधार पर नहीं, बल्कि उम्मीद और प्यार के आधार पर बनाना होगा। हमें राष्ट्रों के बीच की दीवारों को गिराना होगा और ये समझना होगा कि हम सब एक ही इंसानियत के परिवार का हिस्सा हैं। हमें एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी की तरह नहीं, बल्कि सहयात्री की तरह देखना होगा। बर्ट्रैंड रसेल की ये किताब सिर्फ एक राजनीतिक ग्रंथ नहीं है, ये एक नैतिक और आध्यात्मिक आह्वान है। ये हमें चुनौती देती है कि हम अपने अंदर के सबसे अच्छे हिस्से को जगाएं। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे पास चुनने की आजादी है। हम या तो विनाश के रास्ते पर जा सकते हैं या फिर रचना के। हम या तो डर के गुलाम बन सकते हैं या फिर उम्मीद के सिपाही। रसेल ने अपनी पूरी जिंदगी, अपने सारे लेख और अपने सारे संघर्षों से हमें हमेशा उम्मीद का सिपाही बनने के लिए ही प्रेरित किया। उनकी ये 100 साल से भी ज्यादा पुरानी किताब आज भी एक मशाल की तरह जल रही है, जो हमें आजादी और न्याय के रास्ते पर आगे जाने की रोशनी दिखा रही है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे एक बेहतर, ज्यादा स्वतंत्र
और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे अलग-अलग राजनीतिक विचारों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें, कैसे स्वतंत्रता और समानता के बीच एक संतुलन खोजें, और कैसे एक ऐसा समाज बनाने का सपना देखें जो डर और लालच पर नहीं, बल्कि रचनात्मकता और सहयोग पर आधारित हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।